गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। आपकी जो बुक है डेवलपमेंट बायोलॉजी, उसका पेपर 3 में हमने सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस को लिया है और गैमीटोजेनेसिस में एक टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। उस चैप्टर को, उसकी पूरी डिटेल प्रोसेस को हमने देखा था विद डायग्राम। आज हम देखेंगे अंडाणु जनन, oogenesis। जब हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे थे तो स्पर्म की साइट ऑफ प्रोडक्शन टेस्टिस होता है, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा था। उसमें कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको स्टडी किया था। उनके नाम क्या क्या थे, किस तरह से वो कोशिकाएं स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उसको स्टडी किया था। यहीं पे हम जब बात करते हैं अंडाणु जनन की, तो यह प्रक्रिया मादा के शरीर में अंडाशय में संपन्न होती है। अंडाशय की जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो अंडाणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करती हैं, स्टार्ट करती हैं, प्रारंभ करती हैं। संपूर्ण oogenesis की प्रक्रिया को हम 3 प्रावस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहली अवस्था होगी मल्टीप्लिकेशन फेज, या हिंदी में हम कहेंगे गुणन प्रावस्था। जब हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने गोनिया का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ पे oogonia का निर्माण होगा। तो जो ओवरीज होंगी मल्टीप्लिकेशन फेज की अवस्था में, बताऊं, जो ओवरीज होंगी यहाँ पे, ओवरीज में जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी वहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी और माइटोसिस की प्रक्रिया से oogonia का निर्माण होगा। और ये जो oogonia जो बनेगी, ये oogonia डिप्लॉयड होंगी 2n। समसूत्री विभाजन से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम उच्चतर जंतुओं में बात करें, जैसे मानव की बात करें, तो वहाँ पर मादा की भ्रूणीय अवस्थाओं में ही यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो गुणन प्रावस्था का सबसे पहला कैरेक्टर, सबसे मुख्य बात यह होती है कि उसमें समसूत्री विभाजन होगा और अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला, हिंदी में हम कहेंगे उसे जननिक उपकला की जो कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर oogonia का निर्माण करेंगी। इस प्रावस्था को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडाणु जनन का एक चित्र, स्पष्ट चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था ये है वो है गुणन प्रावस्था, जहाँ पर जो oogonia है वो डिप्लॉयड है और वो अपनी संख्या में निरंतर विभाजित हो रही है। किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपनी संख्याओं को बढ़ा रही हैं। इसीलिए इस प्रावस्था को हम ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ या वृद्धि में 2 अवस्थाओं में विभक्त है। ये अंडाणु जनन की सबसे बड़ी प्रावस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडाणु के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थों का संचय किया जाता है जो कि पोषक महत्व के होते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रीय पदार्थों का गुणन भी यहाँ पर होता है। तो ग्रोथ प्रावस्था को, वृद्धि प्रावस्था को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यह सबसे लंबी प्रावस्था है तथा यहाँ पर oogonia जो होती हैं, जो गुणन प्रावस्था में बनी हैं, वो वृद्धि करके प्राइमरी oocyte में बदल जाती हैं। प्राइमरी oocyte हालांकि होती द्विगुणित है, लेकिन इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो जो ग्रोथ प्रावस्था है उसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली जो अवस्था है उसे कहते हैं प्रीवाइटेलोजेनेसिस, पीतक जनन पूर्व वृद्धि प्रावस्था।
इस अवस्था के दौरान जो अंडे के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में अलग अलग परिवर्तन होंगे। अंडे के अगर हम केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस में कौन कौन से परिवर्तन होंगे उनकी बात करें यहाँ पे हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस में सबसे पहले जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। न्यूक्लियोप्लाज्म की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी, मात्रा में बढ़ जाएगी। केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियोलस की संख्या बढ़ जाएगी। और डीएनए की सक्रियता बढ़ जाएगी, डीएनए बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए प्रोटीन के आवरण में लपेटकर बंद कर लिया जाता है एमआरएनए को, और इन एमआरएनए को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं इनफॉर्मोसोम्स, सूचना ले जाने वाले छोटे अणु, इनफॉर्मोसोम्स। ये जो एमआरएनए प्रोटीन में लपेटे रहते हैं उनको इनफॉर्मोसोम्स नाम दिया जाता है। ये भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं, या प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते, इसीलिए इनको हम इनफॉर्मोसोम्स नाम देते हैं। ये था केंद्रक की बात। तो केंद्रक के केंद्रक जो द्रव्य है उसकी मात्रा बढ़ गई, केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ गई, लैंप पुरुष गुणसूत्रों का निर्माण हो गया। ये विशेष प्रकार के जाइंट क्रोमोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। केंद्रक के बाद आते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ईआर, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये तीनों जो सेल ऑर्गेनील हैं वो केंद्रक के चारों ओर एक वलय का निर्माण कर लेंगे जिसे हम कहेंगे वाल्वियानी विटेलाइन रिंग। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनोमेना हमको देखने को मिलेगा कि जो गोल्जी काय हैं वो कॉर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करते हैं, और ये कॉर्टिकल कणिकाएं अंडे के परिधीय कोशिका द्रव्य में एकत्रित होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी है ये सुनिश्चित करती है कि एक स्पर्म का प्रवेश होने के बाद दूसरे स्पर्म को अंडे में प्रवेश नहीं होने दिया जाए। ये अवस्था इसमें संपन्न होती है। इसके बाद आती है वाइटेलोजेनेसिस। तो हमने ग्रोथ फेज को दो भागों में बांटा। अंडे में यॉक या पीतक का संग्रह कर लिया जाता है, और जो यॉक होता है वो प्रोटीन, फैट और ग्लाइकोजन द्वारा निर्मित होता है। बहुत ही पोषक पदार्थ होता है यॉक। यॉक का अधिकांश भाग अंडाणु के बजाय प्राणी के अन्य भागों में निर्मित होता है। अन्य भागों में हम लिवर सेल्स कह सकते हैं, इंसेक्ट्स में फैट बॉडीज होती हैं, वहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अंडे के अंदर वहाँ पे इसको डिपॉजिट किया जाता है। इस तरह से ग्रोथ फेज को दो भागों में यहाँ पे विभक्त कर दिया गया, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। इसको हम ग्रोथ फेज को दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये डायग्राम। अभी तक हमने ये मल्टीप्लिकेशन फेज देखी थी। मल्टीप्लिकेशन के फेज के बाद आती है ग्रोथ फेज, जिसमें ये जो ओगोनियाँ हैं वो अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी हो गई। अब ये प्राइमरी oocyte कहलाती हैं। हालांकि इनके गुणसूत्रों की संख्या अभी डिप्लॉयड है, दुगुणित ही होती हैं। अब लास्ट फेज आती है मैचुरेशन फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आती है। इसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है जिसे कहते हैं प्रथम परिपक्वन विभाजन। इसमें प्रवेश करने के बाद इस विभाजन में कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप दो हैप्लॉइड संरचना आपके सामने दिखेंगी, जो एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनेगी। तो ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन अर्धसूत्री प्रकार का असमान अर्धसूत्री विभाजन कह सकते हो। इसमें दो कोशिकाएं बनेंगी, एक ये सेकेंडरी oocyte, दूसरी फर्स्ट पोलर बॉडी। दोनों ही कैसी हैं? हैप्लॉइड हैं, लेकिन दोनों असमान हैं। शुक्राणु जनन में ऐसा नहीं था, दोनों असमान आकृति की कोशिकाएं बनी। इसमें दोबारा से एक द्वितीयक विभाजन होगा जिसे सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कहेंगे। ये मियोसिस सेकंड होता है। इसके विभाजन से एक पीतक पोलर बॉडी बनेगी। उसी के साथ में जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी वो भी विभाजित हो जाएगी, और अंत में हमको यहाँ पे चार कोशिकाएं देखने को मिलेंगी।
ये चारों कोशिकाओं में 3 पोलर बॉडी पोषक माध्यम की तरह काम करेंगी, जो कि डिजेनरेट होकर ग्रो करते ओवम को पोषण में सहायता करेंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरी oogenesis के अंत में एक अंडाणु का निर्माण हुआ, जबकि शुक्राणु जनन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे उसके अंत में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु गतिशील होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अंडाणु आकार में बड़ा होता है, संख्या में कम होते हैं और उनका आकार भी अधिक होता है, गतिशील नहीं होते वो। इस तरह से दोनों की प्रोसेस में ये मुख्य अंतर हमको देखने को मिलता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम एक और डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप, इसमें सबसे पहले प्रिमोर्डियल जनन कोशिका जिसे ऊगोनिया कहते हैं वो यहाँ पे बनी, प्रारंभ हुई बनना, समसूत्री विभाजन हुआ जिसमें ये अंडमात्र कोशिका का निर्माण हुआ, अंडमात्र कोशिका से प्राइमरी oocyte का निर्माण हुआ, उसी के साथ में ये पुटकीय कोशिका या पोलर बॉडी का निर्माण हो गया। यहाँ पे पोलर बॉडी में प्रथम परिपक्व विभाजन हुआ जिसमें सेकेंडरी oocyte बनी, सेकेंडरी oocyte के साथ प्रथम पोलर बॉडी बन गई, प्रथम पोलर बॉडी आगे की ओर विभाजित होकर सेकंड पोलर बॉडी बनाएगी और द्वितीयक oocyte आगे विभाजित होकर अंडाणु का निर्माण करेगी। इस तरह से संपूर्ण प्रक्रिया को इसकी डायग्राम के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ऊगोनिया का से धीरे धीरे विभाजन होने के बाद ओवम किस तरह से बनता है, किस तरह से असमान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और जिसकी वजह से एक अंडाणु का निर्माण होता है। थैंक यू।